कल हमने पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति के अंतर्गत स्टॉप नोटेशन सिस्टम के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी प्राप्त की थी कि स्वरों को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से उसे मध्य सप्तक में दर्शाते हैं, कैसे मंद्र में दर्शाते हैं और कैसे तार में दर्शाते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम किसी स्वर के मंद्र सप्तक को या तार सप्तक को दिखा रहे हैं और 5 लाइन जो बीच की लाइन है उसके ऊपर अगर नोटेशन जा रहा है तो फिर आवश्यक नहीं कि हम उसके ऊपर लगातार फिर लंबी लाइन खींचते जाएं, बल्कि छोटी लाइन लिख के भी उस स्वर को हम दर्शा देते हैं। किस तरह से देखिए, जैसे ऊपर जा रहे हैं हम यहाँ पे माँ तक तो उन्हीं लाइन से काम चल गया है जो हम 5 ऊपर लाइन खींचे हैं ट्रेबल क्लैप की, और जो 6वीं लाइन ऊपर फिर यहाँ से लगातार नहीं खींचना है हमें, थोड़ी सी ऊपर ही लाइन एक खींच देंगे छोटी लाइन और उसके ऊपर उस स्वर को हम दर्शा देंगे। जैसे तार सप्तक का प वो इस तरह से दर्शाएंगे, एक लाइन ऊपर खींच दिया और उसके 2 लाइन के बीच में हमने प दर्शा दिया। अगर आगे ध दर्शाना हो तार सप्तक का तो फिर उसके ऊपर एक छोटी लाइन खींचेंगे और उस लाइन के ऊपर हम तार सप्तक का ध दिखा देंगे। इसी तरीके से नीचे मंद्र सप्तक में अगर दिखाना हो तो 6वीं लाइन हमारी जो है बीच की लाइन वो सा है, सी है। उसके नीचे अगर दिखाना हो तो एक लाइन खींच के उसके दोनों के बीच में हम मंद्र सप्तक का निषाद दिखा देंगे। उसके बाद और एक लाइन छोटी खींचेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे तो मंद्र सप्तक का धा हो जाएगा। ऐसे प इस तरीके से, इसे पास से देख लो। तो इस तरीके से हम स्वरों को लिख के दर्शाते हैं। और कल मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर ज़्यादातर काम मध्य और मंद्र में हो तब तो जो 5 लाइन नीचे से हम खींचेंगे उसमें बास क्लैप का साइन लगाएंगे, और ज़्यादातर कंपोजिशन अगर मध्य और तार सप्तक में जा रही हो तो हम ट्रेबल क्लैप का साइन लगा के उस एरिया की 5 लाइन लेके तब हम नोटेशन दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें विकृत स्वर को, जैसे अपने यहाँ कोमल तीव्र होते हैं, उसको हम कैसे दर्शाएंगे, किस तरह से निशान के द्वारा उसको दर्शाएंगे। इसके लिए पहले 2 चीज़ को आप समझना ज़रूरी है, टोन और सेमीटोन। ये हमेशा काम आएगा जब हम मेजर स्केल भी आगे सीखेंगे, माइनर स्केल सीखेंगे, तो टोन सेमीटोन इसकी जानकारी बहुत आवश्यक होगी। आपको समझाने के लिए फिर वही हम भारतीय स्वरों के हिसाब से आपको समझाएंगे, कुछ ज़्यादा अच्छे समझ जाएगा। जैसे अपने स्वर हैं सा रे गा मा पा धा और नी, इसमें देखिए सा और रे के बीच में कोमल रे आता है, रे और ग के बीच में कोमल ग आता है। आप देख भी लीजिए, जब आप हारमोनियम बजाते हैं तो सा और रे लगातार नहीं होता, उसके बीच में एक रीड और आती है। वही स्वर हम समझाना चाह रहा हूँ मैं कि सा और रे के बीच में जो रीड छूटी वो थी कोमल रे की, रे और ग के बीच में जो रीड छूटी वो थी कोमल ग की। अब आपने गौर किया होगा ग और म के बीच में कोई रीड नहीं छूटती है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं छोड़ा। उसके बाद म और प के बीच में फिर एक रीड छूटती है, इसको हम कहते हैं तीव्र मध्यम। समझ रहे ना, सा और रे के बीच में रीड छूटी कोमल रे और ग के बीच में रीड छूटी कोमल ग।
गा और म के बीच में कुछ नहीं, म और प के बीच में जो स्वर छूटा वो कोमल, वो तीव्र मध्यम का था। प और ध के बीच में जो स्वर छूटा वो कोमल ध का, और ध और नी के बीच में जो स्वर छूटा वो था कोमल नी का। तो यहाँ पर जो स्वर छूट रहे हैं, जिस स्वर के बीच में जो स्वर छूटा मतलब उसके बीच में एक स्वर है, तो ये जो अंतराल कहलाता है वो कहलाता है टोन। जिस स्वर के बीच में कोई स्वर अगर बीच में रह रहा है, छूट रहा है, तो वो कहलाता है टोन। और जिस स्वर के बीच में कोई स्वर नहीं छूट रहा है वो अंतराल कहलाता है सेमीटोन। जैसे ग और म के बीच का अंतराल कहला गया सेमीटोन। ऐसी रे और ग, इसके बीच में कोमल ग छूट रहा है तो वो भी अंतराल कहलाएगा अपना टोन। प और ध के बीच में कोमल ध, तो प और ध का अंतराल हो गया टोन। ऐसे ध और नी के बीच में कोमल नी आ रहा है तो उसका अंतराल हो गया टोन। अगर हम सारे गा मा प ध नी में देखें तो बाकी सब जगह स्वर में अंतराल जो है वो टोन का आ रहा है, सिर्फ ग और म के बीच में आ रहा है सेमीटोन। और अगर नी से अगर हम सा जाएंगे, सप्तक पूरी अगर कर रहे हैं तो नी और सा के बीच में भी कोई स्वर नहीं होता, तो ये अंतराल भी आपका कहलाएगा सेमीटोन। ठीक है। अब इसमें और देख लीजिए, सा और कोमल रे का अंतर कोई अगर आपसे पूछे कि सा और रे के बीच में क्या अंतर है, तो ये अंतर भी होगा सेमीटोन, क्योंकि सा और कोमल रे के बीच में कोई स्वर नहीं है। ऐसे ही कोमल रे और शुद्ध रे, इसके बीच में भी कोई स्वर नहीं है, तो इसका भी अंतराल कहलाएगा सेमीटोन। तो मोटे रूप में आप समझ जाइए कि जहाँ किसी स्वर के बीच में कोई स्वर नहीं दिख रहा है तो वो अंतराल हो गया सेमीटोन का, और अगर स्वर के बीच में एक स्वर छूट रहा है तो वो अंतराल कहलाएगा अपना टोन का। तो यही चीज़ जब आप विकृत स्वरों को लिखने में सीखेंगे हम, तो अगर रे को हम कोमल दिखाना है हमें, तो उस स्वर के आगे हम फ्लैट का निशान लगाएंगे जो कि इस तरह का होता है। इसको बोलते हैं फ्लैट का निशान। किसी स्वरलिपि में, किसी स्टॉप नोटेशन में अगर हमको रे को कोमल दिखाना है तो उस स्वर के आगे हम ये निशान लगा देंगे तो ये माना जाएगा कि ये स्वर जो है कोमल है। जैसे हमें डी दिखाना है तो डी के ऊपर इधर ऐसे हम फ्लैट का साइन लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि इसमें कोमल ऋषभ का प्रयोग होगा, डी फ्लैट। अब यहाँ पे एक मुख्य बात समझ लो, क्योंकि भारतीय संगीत में तो सा और प को अचल माना गया है कि अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, ना तो वे तीव्र मानते हैं ना कोमल होता है, सा और प अचल है। किंतु पाश्चात्य में यह स्वर को भी उन्होंने चल माना है कि ये भी अपनी जगह से बदल सकते हैं। सी जो है वो शार्प भी हो सकता है, जी भी शार्प हो सकता है। तो इसके जो कोमल रे है या डी फ्लैट है, इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है पाश्चात्य पद्धति में। उसको बोल सकते हैं कि ऋषभ या तो अपनी जगह से उतर रहा है, या डी अपनी जगह से नीचे हुआ है, फ्लैट हुआ है, या सा या सी अपनी जगह से एक स्वर ऊपर चढ़ा है। तो जहाँ ऊपर चढ़ जाता है उसको बोलते हैं हम शार्प। तो कोमल रे के कोमल रे का दो नाम हो गया। एक तो कोमल रे को कह सकते हैं हम डी फ्लैट, या बोल सकते हैं सी शार्प। ये शार्प का निशान समझ लो, ये शार्प का निशान है। ऐसे करके इस तरीके से
ये शार्प का निशान है। तो जहाँ भी स्वर लिपि लिखनी है उस जगह में उस स्वर के आगे उस निशान को हम लगाएंगे तो हम समझेंगे कि ये स्वर फ्लैट है या शार्प है। इस निशान से उसको हम दर्शाएंगे।